तो आज हम चेरनोबिल मिनी सीरीज के एपिसोड 2 की बात करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत हादसे के 7 घंटे बाद बेलारूसियन इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी में, जो कि बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में। यहाँ पर एक अलार्म के बाद दो साइंटिस्ट टेट्रा और उल्ना खुम्युक खिड़की पर लगी धूल की जांच करते और उन्हें बात समझ आ जाती है कि कहीं आसपास कुछ भयानक हादसा हुआ है। हवा में इतनी मात्रा में रेडिएशन मौजूद होना कोई आम बात नहीं है और अब उल्ना आसपास के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कॉल कर खबर जानने की कोशिश करती है, पर चेरनोबिल से कोई फोन नहीं उठाता। और अब दूसरी तरफ हम प्रिपेट के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की भरमार देखना शुरू करते और अब डॉक्टर स्वेटलाना उन फायर फाइटर्स के कंटेमिनेटेड कपड़ों को गौर करती है और उनके कपड़ों को अलग करने की सलाह देती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो खुद उन कंटेमिनेटेड कपड़ों का हैंडल करते समय ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं करते। और अब लेगोसाव कमेटी के अधिकारियों से मिलने के लिए आता है और वहाँ पर वो उन हादसों की रिपोर्ट्स को भी पढ़ता है। अंदर हम उस टाइम के यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी मिखेल गोर्बाचेव और बाकी कमेटी मेंबर्स को देखते हैं। कमेटी मेंबर शर्बिना इस पूरे हादसे की गंभीरता को कम बताता है और सेक्रेटरी को कहता है कि रेडिएशन की लीकेज एक नॉर्मल एक्सरे के बराबर है। और अब सारे कमेटी मेंबर्स उठकर जाने लगते कि तभी लेगोसाव खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ ग्रेफाइट के कण मिले, जिसका मतलब है कि कोर फट चुका है और एक बहुत बड़ी आपदा है। लेगोसाव उन्हें कहता है कि डोसीमीटर सिर्फ 3.6 रोटीजन बता रहा है क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और ये 3.6 रोटीजन 400 एक्सरे के बराबर होते हैं। और अब लेगोसाव उन कमेटी मेंबर्स को समझाने के लिए बोलता है कि 1 ग्राम U-35 को आप करीब 30 से 40 लाख गोलियों के बराबर समझ सकते हो और ये अदृश्य गोलियां भले इंसान को तुरंत ना मारे, लेकिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। और अब जनरल सेक्रेटरी लेगोसाव और शर्बिना को चेरनोबिल जाके वहाँ पर फैसिलिटी की जांच करने के लिए बोलता है और अब वो दोनों वहाँ से चेरनोबिल के लिए रवाना हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर में शर्बिना लेगोसाव को उसे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी समझाने के लिए बोलता है और अगर उसने ऐसा ना किया तो उसे हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकने की धमकी भी देता है। और अब लेगोसाव उसे समझाता है कि किस तरह से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम और टर्बाइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेगोसाव उसे बताता है कि स्टीम बनाने के लिए वो दो U-35 के एटम्स को आपस में टकराते हैं और उससे निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल पानी की भाप बनाने में किया जाता है। यहाँ पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल U-35 को घेरने के लिए किया जाता है ताकि उन एटम्स की स्पीड को हम कम कर सके। और अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर बेकाबू भीड़ के बीच वेस्ली की पत्नी लुडमिला चुपके से हॉस्पिटल में घुस जाती है और उसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि वेस्ली और बाकी के फायर फाइटर्स को हेलीकॉप्टर से मॉस्को शहर में ले जाया जा रहा है और वहाँ मौजूद एक मेजर उसे उसका नाम लेके मॉस्को जाने की अनुमति दे देता है। और अब लेगोसाव शर्बिना चेरनोबिल के पास पहुंच जाते हैं और लेगोसाव शर्बिना को बताता है कि हवा से आयनाइज होने वाली रेडिएशन से पता चल रहा है कि कोर एक्सपोज हो चुका है। लेकिन शर्बिना हेलीकॉप्टर के पायलट को सीधा चेरनोबिल पावर प्लांट के ऊपर ले जाने के लिए बोलता है और ऐसा ना करने पर उसे गोली मारने की धमकी देता है। पर लेगोसाव पायलट को कहता है कि अगर हम उसके ऊपर गए तो कल सवेरे तक तुम उसी गोली की भीख मांगोगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम मिन्स्क में बेलारूसियन कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में उल्ना डिप्टी सेक्रेटरी ग्रैनिन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेक्रेटरी उल्ना को कोई जानकारी नहीं देना चाहता। उल्ना उसे कहती है कि वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है और आप डिप्टी सेक्रेटरी बनने से पहले एक जूते की कंपनी में काम करते थे। और अब जाते जाते उल्ना वहाँ मौजूद एक लेडी को आयोडीन की टैबलेट्स देती है और उसे इस शहर से दूर जाने के लिए कहती है। और अब हेलीकॉप्टर का पायलट शर्बिना और लेगोसाव को मिलिट्री बेस में उतारता है, जहाँ प्लांट के डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर उन दोनों से मिलते। वो दोनों लेगोसाव की कोर एक्सप्लोजन की बातों को झूठ बताते हुए उसे खारिज कर देते और लेगोसाव से पूछते कि कोर टूटा कैसे, जो कि संभव है ही नहीं। लेकिन लेगोसाव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और तभी शर्बिना उन्हें पूछता है कि अगर कोर सही है तो ग्रेफाइट आसमान में क्या कर रहा है, लेकिन अब उन दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। और तब साथ ही खड़े ऑफिसर जनरल बिक्लोब उन्हें बताते कि मिलिट्री के पास एक हाई रेंज डोसीमीटर आ चुका है और वो अब रीडिंग ले सकते। वो शर्बिना को कहता है कि गाड़ी पर लेड की शील्ड लगा के वो किसी को भेजकर ये रीडिंग ले सकते, पर लेगोसाव से कहता है कि शील्ड से शायद ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। और जनरल बिक्लो उस काम को अपने सर ले लेता है और प्लांट के अंदर जितना पास हो सके वह जाकर रीडिंग ले आता है। और अब ये रीडिंग 15,000 रोटीजन आती है, जो कि 3.6 से बहुत ऊपर होती है। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए लेगोसाव बताता है कि आग से निकलने वाली रेडिएशन हर घंटे हिरोशिमा में हुए एटॉमिक हमले से निकले रेडिएशन से दुगनी है। मतलब 20 घंटे की आग में करीब 40 हिरोशिमा जैसे बॉम्ब्स का रेडिएशन निकल चुका है और ये रेडिएशन लगातार निकलता जा रहा है। लेगोसाव ये बात साफ करता है कि ये आग कोई आम आग नहीं है जो कि पानी से बुझ जाए और
ऐसा हादसा इस दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और अब डायरेक्टर ब्रुकनॉव और चीफ इंजीनियर फोरमैन को हिरासत में ले लिया जाता है। हादसे को मैनेज करने के लिए लेगसॉ शर्मिना से कहता है कि शुरुआती तौर से 5000 टन रेत और बोरॉन आग में डाली जाए और प्रिपेचर को खाली करवा दिया जाए, लेकिन शर्मिना इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि रेत को आग में डालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोर के सीधा ऊपर ना जाने की ऑर्डर्स के बाद भी हम एक हेलीकॉप्टर को गलती से आग के ऊपर जाते हुए देखते हैं और अगले ही पल वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अब दूसरी तरफ उल्ना अपने दोस्त मरिया को फोन करती है और कोड वर्ड्स में पता लगाती है कि वो आग में रेत और बोरान डाल रहे हैं। और ये सुनकर उल्ना चिंतित हो जाती है और अब शर्मिना रेत डालने की प्रोग्रेस पर खुशी जताता है, पर लेगसॉ उसे बताता है कि रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से वो भी अब ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जी पाएंगे। शर्मिना लेगसॉ को बताता है कि बाकी के देशों ने हवा में रेडिएशन को नाप लिया है और अमेरिकन सैटेलाइट्स ने आग की भी फोटो ले ली है और अब हवा जर्मनी की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया है। और अब शर्मिना बाहर खेलते हुए बच्चों को देखकर शहर खाली करने के लिए राजी हो जाता है। बसों की मदद से प्रिपेड शहर को खाली कर दिया जाता है और अब उल्ना प्रिपेड शहर पहुंच जाती है और लेगसॉ शर्मिना से मिलती है और उन दोनों को ये बात बताती है कि आग पर रेत और बोरान डालना गलत बात है। वो लेगसॉ को बताती है कि चेर्नोबिल के अंदर पानी है, जिसके बारे में लेगसॉ को नहीं पता था। लेगसॉ की जानकारी के मुताबिक पानी वहाँ से निकल चुका था और अब वापस से मिस में एक मीटिंग होती है जहाँ लेगसॉ सबको बताता है कि आग पर काबू पाने की कोशिश रंग ला रही है, लेकिन आग अगले 2 हफ्तों तक नहीं बुझ पाएगी और इस वजह से रेत को यूरेनियम की गर्मी पिघला देगी, जिससे लावा बन जाएगा। हालांकि लेगसॉ को इसके बारे में सारी जानकारी थी, पर वो ये समझ रहा था कि लावा के जमीन के अंदर जाने में समय लगेगा और तब तक वो अंडरग्राउंड कंक्रीट पैड्स को मजबूत करके लावा को पानी में कंटेमिनेशन करने से रोक देंगे। और अब मीटिंग में मौजूद उल्ना सबको बताती है कि रिएक्टर के नीचे पानी के टैंक भरे होने का मतलब है कि जब भी वो गर्म लावा पानी में मिलेगा तो तब वो एक बड़े धमाके का रूप लेगा, जो कि आसपास के 30 किलोमीटर एरिया को नष्ट कर सकता है और ये घटना अगले 48 से 72 घंटों में होने की आशंका है। और अब लेगसॉ इस पर एक सोल्यूशन बताता है कि इस पानी को पंप किया जा सकता है, पर इसके लिए चेर्नोबिल प्लांट को जानने वाले 3 लोगों को प्लांट के अंदर जाके स्लज गेट्स खोलने होंगे, लेकिन अब तक पानी में भी रेडिएशन बढ़ चुकी होगी, तो ये एक सुसाइड मिशन होगा और वो तीनों लोग हफ्ते भर में ही मर जाएंगे। और वो गोब्रिचेव से इन तीनों को मारने की परमिशन मांग रहे, जो कि ना चाहते हुए गोब्रिचेव उन्हें दे देता है। और अब लेगसॉ शर्मिना प्लांट के वर्कर्स से बातें करते और अपनी खुशी से 3 लोगों को ये टास्क पूरा करने के लिए बोलते। और अब एक वर्कर उनसे पूछता है कि हम क्यों आपकी मदद करें, तो शर्मिना उन्हें बताता है कि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। और अब 3 जाबाज लोग इस चुनौती को स्वीकार करते, हानेनको, बेस्पालो और बर्नॉफ। और अब कम समय बर्बाद करते हुए उन तीनों को तैयार करके प्लांट के अंदर भेजा जाता है। वो तीनों टॉर्च की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ते और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते डोसीमीटर की आवाज बढ़ती जाती है और उन लोगों के लाइट्स भी जवाब देने लगते। एपिसोड के अंत में हमारी ज़हन में एक बात बार बार उठती है कि आखिर आरपीएम के रिएक्टर्स जो कि कभी फट नहीं सकते, वो फटे कैसे। ये एक मिस्ट्री है जिसका पता शायद हम जल्दी लगाएंगे। अगली वीडियो में हम एपिसोड 3 की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होता है।